नमस्कार साथियों, आज हम लोग अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की अगली सीरीज में पुर्तगाली वाला हमारा कंप्लीट हो चुका था और हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास। तो शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन के प्रसिद्ध व्यापारी लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी स्थापित की गई, जिसका मूल नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। अगला है, पेन थोड़ा मोटा हो रहा है। अब 31 दिसंबर को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ, यही ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को भारत में 15 वर्षों तक व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र जारी किया था। दूसरा है, कंपनी का प्रशासनिक ढांचा। कंपनी की कार्यवाहियों को भारत में चलाने के लिए दो संस्था की स्थापना की गई थी और इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय भारत में न होकर लंदन में था। इसमें पहली संस्था को हम स्वतधारी मंडल अथवा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, पहली संस्था थी स्वतधारी मंडल या कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के नाम से जाना जाता था। दूसरा है हमारा है, यह कंपनी के मालिकों अर्थात शेयरधारकों की संस्था थी। दूसरी संस्था को हम निर्देशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पहली संस्था तो प्रोप्राइटर्स की थी, दूसरी है कंपनी के मालिकों अर्थात जो शेयरधारक थे उनकी संस्था थी। दूसरी संस्था को हम निर्देशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 24 सदस्य होते थे, जिनमें प्रत्येक का कार्यकाल 1 वर्ष था। ये 24 सदस्य ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी करते थे। 24 सदस्य ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी करते थे और अध्यक्ष कंपनी के अन्य अधिकारियों जैसे राइटर्स, फैक्टर्स, क्लर्क आदि की नियुक्ति करते थे। डायरेक्टरों की नियुक्ति मतदान के द्वारा COP अर्थात कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के सदस्य करते थे और मतदान का अधिकार उन्हें ही मिला था मतदान का अधिकार उसे मिला था जिसके कंपनी में 500 पाउंड का शेयर लगाया था। यानी मतदान वोट देने का अधिकार उसके था जिसके कंपनी में 500 पाउंड का शेयर धारक लगाया हुआ था। नेक्स्ट, कंपनी का भारत में व्यापारिक विकास कैसे हुआ देखते हैं। वर्ष 1599 में ही सर्वप्रथम कंपनी का एक प्रतिनिधि जॉन मिडन हॉल वर्ष 1599 में ही सर्वप्रथम कंपनी का एक प्रतिनिधि जॉन मिडन हॉल के नाम से सूरत आया।
दूसरा, कैप्टन हॉकिंस की भारत यात्रा। यह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था। यह जेम्स का अकबर के नाम का पत्र लेकर भारत आया था, लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद यह पत्र जहांगीर को सौंपा था, क्योंकि जब ये निकला था ब्रिटेन से तो उस समय भारत में अकबर का शासन था। जब यहाँ इंडिया में पहुंचा तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और उसका लड़का जहांगीर गद्दी पर बैठा था। इसने जहांगीर के दरबार में 1608 में, कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। इसने जहांगीर के दरबार में 1608 में उपस्थित होकर बादशाह से सूरत में मुलाकात की। बादशाह से सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। बादशाह से सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। यह भारत में अंग्रेजों का पहला लेकिन अस्थायी कारखाना था। याद, पहला लेकिन अस्थायी कारखाना 1608 वाला। अब हॉकिंस जो था वो हेक्टर नामक जहाज से आया था। जहांगीर ने इसे अपने दरबार में 400 का मनसब का पद देकर इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि भी इसको दी थी। इसको कैप्टन हॉकिंस को। अगला है जहांगीर से इसने फारसी भाषा में बात की थी। इसने कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की थी, लेकिन हॉकिंस बहुभाषाविद था। इसे तुर्की, अरबी, उर्दू, जर्मनी, फ्रेंच, हिंदी, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था कैप्टन हॉकिंस को। इस कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की, लेकिन वे बहुभाषाविद था और इसे तुर्की, अरबी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान था। अब 1611 वर्ष 1611 और 1615 की अंग्रेजों की उपलब्धियां। वर्ष 1611 और 1615 में क्या क्या अंग्रेजों की उपलब्धियां रही उसको देखते हैं। वर्ष 1611 में गुजरात में स्थित स्वाली। वर्ष 1611 में गुजरात में स्थित स्वाली के समुद्री क्षेत्र में अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन। वर्ष 1611 में गुजरात में स्थित स्वाली के समुद्री क्षेत्र में अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन ने पुर्तगालियों के कुछ जहाजों को पकड़कर जहांगीर को सौंप दिया। फलतः जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हो गया। इसने इस समय गोलकुंडा के कुतुबशाही सुल्तान से मसूलीपट्टनम से मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों के लिए एक कारखाना स्थापित करने का आदेश देने के लिए कहा। जहांगीर ने गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश के सुल्तान से कहा कि तुम लोग मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों को एक कारखाना खोलने का आदेश दे दो। फलतः कंपनी का भारत में दूसरा कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ। पहला सूरत वाला जो कि अस्थायी कारखाना। नेक्स्ट, यह अंग्रेजों का पहला स्थायी कारखाना था। कौन सा? मसूलीपट्टनम वाला पहला स्थायी कारखाना था। और वह वर्ष 1615 में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो भारत आया। तो इसने पहले भ्रमण किया। इसने भड़ौच, सूरत, बड़ौदा, अहमदनगर, आगरा, प्रयागराज, पटना, अजमेर का भ्रमण किया
और अजमेर में ही जहांगीर से इसने मुलाकात की। किसने? सर थॉमस रो ने। नेक्स्ट, जहांगीर और औरंगजेब के समय कंपनी का व्यापारिक विकास को हम लोग देखते हैं। जहांगीर का संबंध पुर्तगालियों से अच्छा नहीं था। जहांगीर का संबंध पुर्तगालियों से अच्छा नहीं था, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अंग्रेजों ने बंगाल के हरिहरपुर, कासिम बाजार और हुगली में अपना कारखाना स्थापित कर लिया। कहाँ? हरिहरपुर, कासिम बाजार और हुगली में अपना कारखाना स्थापित कर लिया। औरंगजेब के समय में प्रारंभ में अंग्रेजों का व्यापार सुनियोजित रूप से चल रहा था। औरंगजेब के समय में प्रारंभ में तो अंग्रेजों का व्यापार सुनियोजित रूप से चल रहा था, लेकिन 1681 के समय औरंगजेब को पता चला कि अंग्रेजों ने चुंगी नामक कर को अदा करना बंद कर दिया है। कब पता चला औरंगजेब को? 1681 में। क्या किया इसने? 1688 में औरंगजेब नाराज होकर अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में एक अधिकार पत्र जारी किया। एक अधिकार पत्र जारी कर अंग्रेजों का व्यापार बंद कर दिया। और औरंगजेब ने अपने सेनापति कासिम खां को अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए आदेश जारी किया, लेकिन इसी समय अंग्रेजों ने माफी मांग ली। फलतः अंग्रेजों का व्यापार पुनः चलने लगा। मुगल बादशाह फर्रुखसियर और ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग देखते हैं। मुगल बादशाह फर्रुखसियर और ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ष 1715 ईस्वी का वर्ष 1715 ईस्वी में औरंगजेब का एक मिशन, वर्ष 1715 में अंग्रेजों का एक मिशन जॉन सरमन के नाम से भारत आया। इसी में एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन था। इसी ने बादशाह फर्रुखसियर को फोड़ा हुआ था। इसी ने बादशाह का असाध्य बीमारी फोड़ा को ठीक कर दिया। फलतः बादशाह अंग्रेजों से प्रभावित हुआ। अब है वर्ष 1717 का फरमान। यह फरमान मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने जारी किया, जिसमें निम्नलिखित बातें थी। इसके द्वारा औरंगजेब को मात्र 10,000 वार्षिक कर देकर 10,000 रुपये वार्षिक देकर सूरत नगर से कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। इसी के द्वारा मात्र 30,000 वार्षिक कर देकर कलकत्ता नगर का व्यापारिक अधिकार मिल गया। अर्थात ये जो 1717 में फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया था, उसमें क्या हुआ था? 10,000 रुपये वार्षिक देके सूरत पे कर मुक्त का व्यापार और 30,000 वार्षिक देके कलकत्ता नगर का व्यापारिक अधिकार ले लिया इन्होंने, अंग्रेजों ने। अब इसके बाद क्या किए हैं सब? फिर इसी के द्वारा अंग्रेजों के बंबई टकसाल में ढाले गए सिक्के भारत में चलने लगे। 1717 के फर्रुखसियर के फरमान के द्वारा ही अंग्रेजों ने अपने मुंबई टकसाल में सिक्के डाले थे, उसको भी पूरे भारत में चलाने लगे। ब्रिटिश इतिहासकार ऑम्स ने इसे कंपनी का महान अधिकार पत्र कहा। अब कंपनी की अन्य उपलब्धियां।
वर्ष 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह, वर्ष 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने एक सुनहरा फरमान जारी किया और इसके द्वारा गोलकुंडा नामक बंदरगाह को अंग्रेजों को व्यापार करने को दे दिया। इसी फरमान को गोल्डन फरमान कहा जाता है। क्या है अन्य उपलब्धियां? 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने सुनहरा फरमान जारी किया और इसके द्वारा गोलकुंडा नामक बंदरगाह को अंग्रेजों को व्यापार करने को दे दिया। इसी को गोल्डन फरमान ये गोलकुंडा बंदरगाह से व्यापार करने के अधिकार को कहा जाता है। अब वर्ष 1648 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के सूतानाती, गोविंदपुर और कलकत्ता नामक गांवों की दीवानी 1698 ईस्वी में 1698 अंग्रेजों ने बंगाल के सूतानाती, गोविंदपुर और कोलकाता नामक गांव की दीवानी यहाँ के सूबेदार को मात्र 1200 देकर प्राप्त कर ली। कालांतर में जॉब चार्नॉक ने इन्हीं तीनों गांवों के स्थान पर कलकत्ता नामक शहर बसाया और वर्ष 1700 में अंग्रेजों ने इन तीनों गांवों को चारों तरफ घेरकर किलेबंद कोठी का निर्माण किया, जिसे फोर्ट विलियम नाम दे दिया गया। अब फोर्ट विलियम कोठी 1700 में अस्तित्व में आई। अंग्रेजों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किलेबंद कोठी का निर्माण किया। तो फोर्ट विलियम कोठी थी वो बंगाल में थी और फोर्ट सेंट जॉर्ज थी मद्रास में थी। अब है कंपनी के नाम का इतिहास क्या है, देखते हैं। प्रारंभ में कंपनी का मूल नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। प्रारंभ में कंपनी क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बाद में इंग्लैंड से इंग्लिश कंपनी और जनरल सोसाइटी नाम की कंपनियां भी भारत में व्यापार करने के लिए आई। इंग्लिश कंपनी और जनरल सोसाइटी। वर्ष 1708 ईस्वी में इन सभी कंपनियों को संयुक्त करके इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब कंपनी का नया नाम हो गया द यूनाइटेड। क्या नया नाम है? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट